लास्ट वीक मैंने जो क्लास लिया था, तो लास्ट वीक क्लास में मैंने ख़त्म किया था, नॉट ख़त्म नहीं किया था एक्चुअली, ट्रांसलेशन शुरू किया था पार्ट 1। নোটস ভেজা है मैंने। আচ্ছা, অয়ন্তিকা নতুন জয়েন করেছিস মানে ব্যাচে, তো সেক্ষেত্রে আগের যত নোটস আছে পারলে যারা আগে থেকে পড়ছে, যেমন রশনি আছে, দীপ্তকও আছে, ওদের থেকে তোর কন্ট্যাক্ট আছে নিশ্চয়ই ওদের সাথে, তো সেক্ষেত্রে তো নিয়ে নিস নোটসগুলো। ওকে, নোটস কিন্তু প্রচুর আছে, ঠিক আছে? বায়োকেমিস্ট্রি আছে, জেনেটিক্সের আছে, মলিকুলার বায়োলজির আছে। আচ্ছা, ওকে। দীপ্তক রেকর্ডিং করছিস? I already started. ওকে, ওকে, okay. So we'll first see the quick revision of translation in prokaryotes and eukaryotes. I think you are not presenting your screen. Yeah, 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 yes. हाँ To दिख रहा है दिख रहा present this. Yeah, yeah, yeah. ट्रांसलेशन। सो आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन। लास्ट दिन में ही हमने पढ़ा था कुछ ट्रांसलेशन के बारे में, लेकिन आज थोड़ा क्विक रिवीजन होगा। ओके, वेट अ मिनट जस्ट, आई एक सेकंड, लैपटॉप चार्ज में दे दूँ मैं, एक सेकंड में आ रहा हूँ। ओके, 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 हाँ। सो ट्रांसलेशन, अबाउट ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन? जो है आज क्लास में, बहुत लोग नहीं है सेमेस्टर क्लासेस की वजह से, मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स की वजह से, ठीक है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में हम जानते हैं कि सपोज हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, सॉरी नॉट ट्रांसक्रिप्शन, पहले रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, रेप्लिकेशन हो गया। और फिर रेप्लिकेशन होने के बाद फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ट्रांसक्रिप्शन में एक एमआरएनए बनता है, और फिर वो एमआरएनए, जब वो एमआरएनए जाता है एक राइबोसोम के पास, तब वो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम और टीआरएनए मिलके ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो फिर वो कैसे इनिशिएट होता है, मैंने पहले समझाया था शायद कि ट्रांसलेशन जब होता है, ट्रांसलेशन पॉइंट टू बी नोटेड, ये दिमाग में रख लेना कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेप्लिकेशन तुम्हें पता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, 2 से 4 डीएनए बनता है, तो ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, ये रेप्लिकेशन होता है एक्चुअली कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है डीएनए या फिर क्रोमोसोम, तो फिर न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर ही, रेप्लिकेशन होने के बाद एक डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके, ट्रांसक्राइब होके एक एमआरएनए बनता है, और फिर वो एमआरएनए प्री मैच्योर्ड एमआरएनए में कन्वर्ट होता है पहले, फिर मैच्योर्ड एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। उसका ऊपर भी एक क्लास लिया था मैंने कुछ दिन पहले कि एमआरएनए का मैच्योरेशन प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो मैच्योर होने के बाद, एमआरएनए मैच्योर होने के बाद वो एमआरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है, न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। सपोज तुम एक फुटबॉल को मान लो, एक फुटबॉल, तुम्हारे हाथ में एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के ऊपर बहुत सारे छेद कर दो, पेन से, कुछ भी कॉम्पस से, तो वो छेद करने के बाद क्या होता है, वो जो पोर्स हो गए ना, पोर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, वो फुटबॉल पूरा छेद 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 छेद, एक 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 होल हो गया, छोटे छोटे। तो वैसा होता है हमारा एक्चुअल न्यूक्लियस इनसाइड सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस वैसा दिखता है एक्चुअली। और वो होल्स होते क्या है, वो पोर्स, क्या पोर्स है, उन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियस के पोर्स, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। तो ये न्यूक्लियोपोर्स के अंदर वो बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, वो बॉल के अंदर बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए। और वो एमआरएनए जो पोर्स रहते हैं, वो पोर्स से
पेनिट्रेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म की ओर चला जाता है, माइग्रेट करता है, मूव करता है। ओके, तो ये मूव होने के बाद साइटोप्लाज्म में वो चला गया, ट्रांसक्राइब होने के बाद मैच्योर एमआरएनए चला गया साइटोप्लाज्म में। अभी साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है। हम लोग को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसके सरफेस में। हम लोगों को पता है क्योंकि स्कूल में हम पढ़े थे कि दो तरीके के ईआर हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ ईआर, आरईआर। रफ ईआर के पास ही एक्चुअल में होता है ये राइबोसोम्स। ये दाने 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 जैसा दिखता है ये स्ट्रक्चर, ईआर का स्ट्रक्चर, आरईआर का स्ट्रक्चर, यस, सरफेस पे होता है। तो ये जो ईआर के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उसी कोई भी एक राइबोसोम के पास चला जाएगा, वो एमआरएनए माइग्रेट करेगा, मूव करेगा। अभी ये पिक्चर क्लियर हुआ तुम लोगों को। अभी देखो क्या होता है, होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास है एक एमआरएनए, ये एमआरएनए के ऊपर देखो एक कोडॉन। हम लोग को पता है 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है तो एक कोडॉन। तो AUG होता है, हमेशा के लिए स्टार्ट कोडॉन ही होता है। कोई भी इन लाइफ मतलब ह्यूमन का लाइफ हो, बैक्टीरिया का लाइफ हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ हो, उसके बॉडी में या फिर उसके बॉडी में जितने भी सेल्स है, जो भी मौजूद है, सब तो प्रोटीन से बनते हैं। और सब प्रोटीन्स के स्टार्ट कोडॉन ये एक ही होता है। कौन सा कोडॉन होता है? AUG। AUG is the start codon, is the universal start codon for all kind of life forms। और ये AUG स्टार्ट कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को सिंथेसिस करता है? मिथियोनिन। M फॉर मिथियोनिन। मैंने पहले भी बोला है क्लास में कि तुम लोग पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री क्लासेस तुम्हारे होते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री क्लासेस में रूपायन ने बोला था कि जितने भी अमाइनो एसिड है, मतलब 20 है एक्चुअली मेन, 20 अमाइनो एसिड्स के जितने भी कोड्स होते हैं, सिंगल लेटर कोड या फिर ट्रिपल लेटर कोड, लाइक मिथियोनिन शुरू किससे होता है? कौन से लेटर से? M से, M फॉर मिथियोनिन। और 3 लेटर वर्ड का क्या होता है? MET। मिथियोनिन का फर्स्ट 3 लेटर MAT, तो इसलिए मिथियोनिन, MAT। तो ये 20 के 20 अमाइनो एसिड के पूरे प्रैक्टिस करो, दिन भर रात भर प्रैक्टिस करो। ये मतलब दिमाग में आना ही आना है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एंट्रेंस में, क्योंकि एंट्रेंस में तुम्हें कोई भी मिथियोनिन लिख के नहीं देगा। एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें M लिखा होगा या फिर MET, मेट लिखा होगा। तो तुम लोग अभी सोचने बैठोगे, अगर याद नहीं रहेगा तो, अरे M फॉर कौन से अमाइनो एसिड है भाई? ओके, अच्छा, तो ये हो गया हमारा। सवाल है कि हाँ यहाँ पर हाँ जो कोडॉन है, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिकली कोडॉन के लिए कि अमीनो एसिड के फिक्स है क्या? लाइक AUG के लिए मिथियोनिन और जो जो दिखा रहा है। हाँ, उसके लिए एक कोडॉन टेबल होता है, उसके लिए एक कोडॉन टेबल या फिर कोडॉन चार्ट होता है। मैं अगर दिखा दूं, देखो कोडॉन चार्ट, गूगल में सर्च करो कोडॉन चार्ट, देखो आ गया। अच्छा, इसमें इलस्ट्रेशन ज़्यादा टफ है, मैं दूसरा दिखाता हूँ, कोडॉन चार्ट। देखो ये वाला, देखो इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। कोडॉन का जो चार्ट होता है, ये याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये मतलब ये याद रखने का कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली। ओके, कौन सा? ये वाला चीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, क्या दिखा रहा है? ओके, हाँ देखो ये रहा हमारा पूरा का पूरा टेबल। कौन सा टेबल? कोडॉन चार्ट। मीन्स कौन से कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड सिंथेसिस होता है, कौन से कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड सिंथेसिस होता है। लाइक देखो PHE फॉर, कोई बता सकते हैं PHE फॉर कौन सा अमाइनो एसिड है? कोई एक ट्राई करो। Phenylalanine. Yes, phenylalanine. And LEU for which amino acid? Leucine.
ल्यूसीन, यस। तो यहाँ पे देखो, ये जो टेबल में लिखा हुआ है ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने क्वेश्चन पूछा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दीपक कि UUU codes for phenylalanine, UUC codes for phenylalanine amino acid. These two codons codes for only phenylalanine amino acid. And leucine amino acid कौन से कोडॉन से सिंथेसिस होता है? ये दो कोडॉन से, UUA एंड UUG। तो ऐसे ही सारे के सारे होते हैं। और देखो रेड कलर में शो है, यहाँ पे मार्क किया है मिथियोनिन का AUG। और स्टॉप कोडॉन 3 है, UAA, UGA और UAG। स्टॉप कोडॉन 3 स्टॉप कोडॉन आर देयर। ओके, तो mRNA स्टॉप के लिए कौन सा अमीनो एसिड है? स्टॉप के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता, वो हम आज देखेंगे ना बाद में क्या होता है स्टॉप कोडॉन में, एक्चुअली देखेंगे हम बाद में। ठीक है, ओके ओके। तो हम जहाँ पे थे, तो mRNA के ऊपर जैसे टाइप का या फिर जैसे जैसा मतलब जैसा जैसा कोड या फिर कोडॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वैसे वैसे अमीनो एसिड आते रहेंगे, सिंथेसिस होते रहेंगे। और ये अमीनो एसिड को कौन लाता है? tRNA लाता है। ओके, tRNA लाता है। हमने पहले देखा था कि प्रो राइबोसोम या मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम के बीच डिफरेंस एक होता है 78S, एक होता है 80S। हमने एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो देखो, एक होता है लार्ज सब यूनिट राइबोसोम का, एक होता है स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का। स्मॉल सब यूनिट जो होता है राइबोसोम में, ये स्मॉल सब यूनिट के पास 2 RNA प्रेजेंट रहता है, 2 rRNA प्रेजेंट रहता है। हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ rRNAs। rRNA हम जानते हैं 3 तरीके के RNA होते हैं, एक mRNA मैसेंजर RNA, एक rRNA राइबोसोमल RNA, एक tRNA और ट्रांसफर RNA। तो ये जो rRNA होता है नाम में ही मौजूद है, नाम में ही मतलब समझ में आ रहा है कि R फॉर राइबोसोम, राइबोसोमल RNA मींस जिस RNA से राइबोसोम बनता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि राइबोसोम बनता है किस चीज से? rRNA से बनता है और कुछ प्रोटीन्स से बनता है। rRNA और प्रोटीन से राइबोसोम बना हुआ होता है। तो ये राइबोसोम का जो निचला हिस्सा होता है स्मॉल सब यूनिट, इस स्मॉल सब यूनिट के पास 2 सब यूनिट बोल सकते हो, मतलब एक हेडिंग जैसे लिखते हो क्वेश्चन में, हेडिंग उसके अंदर 2 सब हेडिंग। तो वैसा ही एक राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, वो स्मॉल सब यूनिट के पास 2 पार्ट मौजूद है। 2 पार्ट किस किस से बना हुआ है? एक होता है 16S RNA, 16S राइबोसोमल RNA, और एक होता है दूसरा RNA। ओके, और वैसे ही लार्ज सब यूनिट के पास 3 rRNA मौजूद रहता है। तो वो कौन कौन से होते हैं हम बाद में देखते हैं वो सब। तो मैंने पहले ही बताया था कि एक RBS साइट प्रेजेंट रहता है, एक RBS साइट प्रेजेंट रहता है कहाँ पे? mRNA के पास। ये देखो ब्लू कलर में जो यहाँ पे है वो है mRNA, और ग्रीन कलर में समझ में आ रहा है कि ग्रीन कलर में है राइबोसोम। तो ब्लू कलर में जो mRNA है राइबोसोम के बीच, वो सैंडविच की तरह आ गया, लाइक एक पैटी की तरह, ऊपर 2 ब्रेड और नीचे एक पैटी, मतलब बीच में बर्गर की तरह। तो ये mRNA एज अ बर्गर फॉर्म कर लिया ऐसा स्ट्रक्चर। तो mRNA के पास एक RBS साइट और राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहता है, जहां पे क्या होता है, ये RBS साइट पे जिसको मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ये साइट के पास जो सीक्वेंस मौजूद रहता है, लाइक यहाँ पे एक सीक्वेंस मैंने लिखा है कि UACCA डॉट 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 कुछ भी रह सकता है, रैंडम सीक्वेंस। तो वो रैंडम सीक्वेंस should be complementary to the 16S rRNA of the small subunit। मतलब स्मॉल सब यूनिट के पास जो 16S rRNA रहता है, वो 16S rRNA के पूरा ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस पार्ट के पास प्रेजेंट रहना ही चाहिए, नहीं तो बाइंड नहीं करेगा ये mRNA स्मॉल सब यूनिट से बाइंड होने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस चाहिए mRNA को। ओके, क्लियर? अभी ये RBS साइट से कुछ दूर बाद स्टार्ट साइट प्रेजेंट रहता है। स्टार्ट साइट मतलब AUG कोडॉन प्रेजेंट रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, बाद में भी नोट में से मेरे या फिर वाटसन से भी पढ़ो। मैंने पहले ही बताया था, ओलंपिका को मैं दूसरी बार मतलब पहली बार बोल रहा हूँ कि
वाटसन नाम का एक बुक है, वो वाटसन बुक में से ही मेरा सारा कुछ लिया है, मतलब जितने भी मैंने नोट बनाया है वहां से ही है सब कुछ, तो तुम वहां से पढ़ना, ओके, वाटसन से, या फिर थोड़ा रोशनी से या फिर दीपक से हेल्प ले लेना, मॉल बायो कहाँ से पढ़ूँ या फिर ये वो, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो एक एम आरएनए है हमारे पास, एम आरएनए में एक आरबीएस साइट प्रेजेंट है और फिर 3 to 9 बेसिस, मैं जूम कर रहा हूँ, आरबीएस साइट प्रेजेंट है, आरबीएस साइट के पास 3 to 9 बेसिस का एक गैप है, मतलब इस रीजन में कुछ नहीं होता एक्चुअली, और ये 3 to 9 बेसिस के बाद एक स्टार्ट साइट प्रेजेंट है AUG, तो यही जो सीक्वेंस है ये ऊपर लिखा है, देखो NNNN GG AGG NNNNN AUGNN। अभी तुम वो लोग बोल सकते हो कि भैया ये N का मतलब क्या है, सब एक ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड है? नहीं, N मतलब कोई भी रैंडम न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। लाइक हम मैथ में जैसे कुछ चीज को अगर सपोज मान लेते किससे, X, सपोज मैंने मान लिया मेरे पास X पेन्स है, X बॉल है, X नंबर ऑफ बॉल है मेरे पास, वैसा हम मान लेते थे मैथ्स में, तो वैसे ही न्यूक्लियोटाइड, N फॉर न्यूक्लियोटाइड, तो कोई भी रैंडम न्यूक्लियोटाइड हो सकता है इस रीजियन में। बस ये आरबीएस साइट के पास जो सीक्वेंस मौजूद है, देखो GG AGG, ये कॉम्प्लीमेंट्री है टू द 16S rRNA ऑफ स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम्स, स्मॉल सब यूनिट। देखो बाइंड कर लिया, बॉन्ड बना लिया है, बाइंड कर लिया है, और उसके कुछ दूर बाद AUG प्रेजेंट रहता है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। और एक आरएनए के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरबीएस साइट, स्टार्ट साइट, फिर स्टॉप साइट, आरबीएस साइट, स्टार्ट साइट, फिर स्टॉप साइट, आरबीएस साइट, स्टार्ट साइट, फिर स्टॉप साइट मौजूद रह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रह सकते हैं एक एमआरएनए के ऊपर, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ऐसा रीजियन। मतलब स्टार्ट है उसके बाद स्टॉप तो होना ही है, और फिर स्टार्ट है उसके बाद स्टॉप होना ही है, तो ऐसे ऐसे करके सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे 3, यहाँ पे इलास्ट्रेशन में है, पिक्चर में दिखाया है 3 स्टार्ट एंड स्टॉप साइट, तो 3 स्टार्ट एंड स्टॉप साइट का मतलब 3 जगह से, मतलब यहाँ से यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा, पॉइंटर देखो मेरा, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा, यहाँ से मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब एमाइनो एसिड सिंथेसिस टर्मिनेशन हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो एक प्रोटीन बन जाएगा, एक प्रोटीन मतलब एक एमाइनो एसिड चेन बनेगा। सेकेंड साइट पे भी सेम होगा, स्टार्ट से जाएगा जाएगा, राइबोसोम मूव करेगा करेगा, स्टॉप हो जाएगा, और एक एमाइनो एसिड का चेन टर्मिनेट हो जाएगा, बन जाएगा। वैसा ही थर्ड नंबर, तो 3 में प्रेजेंट है, 3 स्टार्ट साइट 3 स्टॉप साइट, तो इसलिए 3 अमीनो एसिड के चेन यहां से फॉर्म हुए। ओके, आई थिंक ये सेम अभी हम सेम देखें, फॉलो होता है लेंथ। नहीं नहीं, लेंथ सेम नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे दिखाया है तो इसलिए मत ऐसा मानो कि सेम लेंथ ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टार्ट साइट के कुछ दूर बाद एक स्टॉप साइट है, तो छोटा सा एक अमीनो एसिड का चेन बना। नेक्स्ट साइट पे हो सकता है कि स्टार्ट से बहुत दूर बाद एक स्टॉप साइट प्रेजेंट है, तो बहुत बड़ा एक अमीनो एसिड का चेन बना। अच्छा, हो सकता है ना, क्योंकि अगर देखो, अच्छा मुझे बोलो, कोई भी एक बोलो मुझे, अगर अगर दीपक जो बोल रहा है कि सभी अमीनो एसिड का लेंथ सेम होता, तो क्या होता एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या होता, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता, रिजल्ट क्या होता? वेरी इजी टर्म में बताओ, लेम वर्ड्स में, कॉमन सेंस में। हर एक चीज का लेंथ सेम हो जाता है फिर। हाँ, मैंने वही बोला कि हर एक अमीनो एसिड का लेंथ अगर सेम हो जाता, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स कैसे बनते? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन हमें लगते हैं ना, सब कुछ तो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है सेल में, ज्यादातर चीजें। लाइक एक सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, वायरस आके जिससे बाइंड करता है, वो भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स रहते हैं, वो भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन्स दैट हैविंग कैटालाइटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड एंजाइम्स। मैंने 10 बार बोला है आज तक, उससे भी ज्यादा शायद।
ये वर्ड, ये लाइन, those proteins having catalytic activity are called as enzymes. Means enzymes are none other than proteins with catalytic activity. ओके तो ये जितने भी तरीके के एंजाइम होते हैं, लाइक हमने पहले भी पढ़ा है कि डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, जाइरेज, लाइगेज, बहुत सारे प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो सबका साइज सेम होता है। डीएनए रिपेयर में जितने भी टाइप के प्रोटीन्स आते हैं, म्यूट एस, म्यूट एल, यूवीआर ए, बी, सी, बहुत बहुत तरीके के हो सकते हैं कि सबका लेंथ क्या सेम होता है, सब सेम दिखते हैं। अगर सेम लेंथ का अमीनो एसिड होता तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम दिखते ऑलमोस्ट, या फिर सेम शेप के होते, नहीं होता ना। सबका अलग अलग फंक्शनलिटी होता है, सबका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग लेंथ होता है प्रोटीन्स के। यस ओके तो ये है हमारा एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर मैंने बोला था कि पूरा ड्रॉ करो, क्योंकि अगर तुम लोग कभी सेमेस्टर एग्जाम भी दो तुम्हारे कॉलेज में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टीआरएनए का फंक्शन लिखो, रोल लिखो और टीआरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मीन्स अ शॉर्ट नोट ऑन टीआरएनए सेमेस्टर में भी आता है जब तुम लोग मॉल बायो पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके हो। ओके तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करो घर में। ओके तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। इसको एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि क्लोवर लीफ जो होता है, एक लीफ होता है क्लोवर लीफ, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है टीआरएनए की तरह। लाइक ऐसे तीन लीफ होता है, यहाँ पे एक लीफ, यहाँ पे एक लीफ और नीचे एक लीफ। ओके तो टीआरएनए के पास होता है एक 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। ऑब्वियसली एक एमआरएनए है तो एमआरएनए के पास तो एक 5 प्राइम एंड और एक 3 प्राइम एंड दोनों ही प्रेजेंट रहेगा। तो ये 5 प्राइम एंड से अगर मैं देखूं तो फर्स्ट जो लूप आता है वो होता है डी लूप। उसके बाद आता है एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट ही जाके एमआरएनए के कोडॉन से बाइंड होगा। वो एमआरएनए जो वो पैटी की तरह घुस गया है बर्गर के अंदर, मतलब राइबोसोम के अंदर, ये एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, AUG सपोज कुछ भी प्रेजेंट है, उससे आके वो टीआरएनए ऐसे बाइंड होगा। और बाइंड कहां से होगा? ये एंटीकोडॉन लूप से। क्यों, कैसे? क्योंकि ये एंटीकोडॉन लूप के पास एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। एंटीकोडॉन मतलब यहाँ पे एमआरएनए के पास जो भी सीक्वेंस मौजूद होगा, लाइक यहाँ पे मैं मान लेता हूँ CCA, तो CCA के उल्टा जो सीक्वेंस होता है, लाइक GGT, ऐसा कुछ भी मान लो, कुछ भी, तो वो प्रेजेंट रहेगा ये एंटीकोडॉन में, वो सीक्वेंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है एंटीकोडॉन का सीक्वेंस और कोडॉन का सीक्वेंस, तो आसानी से बाइंड होगा। उसके बाद आता है एक छोटा सा वेरिएबल लूप, और फिर आता है एक स्यूडो यूरिडीन लूप। इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो यूरिडीन। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, इसको बोलते हैं साई, PSI, साई। तो ये साई और फिर ये यू फॉर यूरिडीन। कोई मुझे बता सकता है कि यूरिडीन क्या है एक्चुअली? है क्या यूरिडीन? व्हाट इज यूरिडीन? व्हाट इज यूरिडीन? Shayon, Shreya, amino acid. type of amino acid. श्रेया, सायन, नहीं पता तो बोल दो। श्रेया,
अच्छा, यू फॉर यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड। यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड, यूरिडीन एक न्यूक्लियोटाइड होता है और उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है स्यूडो यूरिडीन। स्यूडो यूरिडीन, एक्चुअली यूरिडीन ही एक्चुअली एक मतलब क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड बेस है। मतलब जो ट्रेडिशनल बेस पेयर्स हम लोग देखते हैं, बेसिस हम देख पढ़ते हैं, 4 तरीके के होते हैं, 5 होते हैं एक्चुअली, आरएनए को भी अगर मान ले कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एंड फॉर आरएनए इट इज इंस्टीड ऑफ थाइमिन इन आरएनए इट इज यूरासिल। ओके, हाँ तो यूरासिल से आता है यूरिडीन और यूरिडीन से आता है स्यूडो यूरिडीन। यहाँ पे लिखा भी है, देखो स्यूडो यूरिडीन का स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा अलग है ना स्यूडो यूरिडीन का स्ट्रक्चर। क्यों अलग है, क्यों अलग है? देखो यूरिडीन में, यूरिडीन का ये स्ट्रक्चर होता है, यूरिडीन, यूरिडीन न्यूक्लियो टाइड का स्ट्रक्चर होता है, नॉट न्यूक्लियोटाइड, एक्चुअली बेस का, नाइट्रोजिनस जो बेस होता है वो नाइट्रोजिनस बेस का स्ट्रक्चर है ये। तो नाइट्रोजन का जो बेस रहता है वो बेस से देखो यहाँ पे राइबोज शुगर अटैच है, बॉन्ड बॉन्ड बनाया है। कहाँ से बॉन्ड बनाया है बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, बॉन्ड कैसे बना है, कहाँ से बना है? फर्स्ट नाइट्रोजन। एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फर्स्ट, फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, फर्स्ट नंबर जो में जो नाइट्रोजन है उससे अटैच है, मतलब बॉन्ड बनाया है ये राइबोज शुगर ने। लेकिन स्यूडोयूरिडीन में देखो ध्यान से, राइबोज जो शुगर है वो बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन किससे बॉन्ड बनाया है? 5 नंबर में जो कार्बन प्रेजेंट है उससे बॉन्ड बनाया है। चेंज दिखाई दिया? हाँ बहुत बड़ा चेंज है। तो यही होता है स्यूडो यूरिडीन, यही होता है स्यूडो यूरिडीन। देखो स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्यूडो इसलिए ही बोल रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, बस 19-20 का फर्क है। ये 1 नंबर नाइट्रोजन से अटैच है और ये 5 नंबर का कार्बन से अटैच हो गया है यहाँ पे स्यूडो यूरिडीन में। तो इसीलिए क्या होता है, स्यूडो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल बहुत समय मतलब धोखा खा जाता है, उसको धोखा लगता है कि सेल को पता ही नहीं चलता ये स्यूडो यूरिडीन नाम का कोई एक न्यूक्लियोटाइड आ गया है, उसको लगता है कि ये यूरिडीन ही है या फिर यूरासिल ही है, इसलिए स्यूडो बोलते हैं। सेल में कुछ भी, बायोलॉजी में स्यूडो का मतलब वो चीज जो सेल को चकमा दे सकता है, सेल को पता नहीं चलेगा और वो छुप जा रहा है। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अभी देखो हम फास्ट आगे जाएंगे। क्या होता है प्रोकैरियोटिक आरएनए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड राइबोसोम्स। ओके, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड राइबोसोम मतलब प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स रहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, लिखा है मैंने देखो यहाँ पे, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, बट इन यूकैरियोट्स दिस इज नॉट अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, मतलब अलग अलग होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्यों ऐसा है, अलग अलग क्यों है मैकेनिज्म? प्रोकैरियोट्स में साइमल्टेनियसली हो जा रहा है, लेकिन यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर वो मैच्योर एमआरएनए हुआ, फिर न्यूक्लियस के बाहर गया और फिर साइटोप्लाज्म में जाके ट्रांसलेशन किया। ऐसा क्यों? प्रोकैरियोट्स में एक साथ कैसे हो जा रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा? 1 minute, I have a call. ओके, हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आई गेस? हाँ बताओ, बोलो, कोई तो बोलो, ट्राई करो
मैंने बोलते बोलते हिंट भी दे दिया, मतलब बोल ही दिया सब कुछ, अभी आंसर बोल दिया मैंने। वो लाइक गेस हम्म ओके वो डबल रेप्लिकेशन फॉर्म होता है ना प्रोकैरियोट्स में, हम्म उसके वजह से। उसकी वजह से क्या? एक एक सिस्टमेटिक वे में वो सोचो ना, रैंडम थॉट्स मत लाओ। श्रेया, रोशनी, অয়ন্তিকা, বুঝতে পারছিস? কিছু মাথা ঢুকছে? ফার্স্ট ক্লাসে প্রবলেম হবে জানি, একটু কিছুটা মাথা ঢুকছে? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। হুম, ঠিক আছে। श्रेया, अगर नहीं आ रहे तो बोलो। श्रेया, रोशनी, नहीं पता दादा। बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत हॉट क्वेश्चन है ये। ओके, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉट ट्रिकी एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, बहुत इजी है, मैंने पहले भी पढ़ा है। देखो, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, देखो यहाँ पे मेरे पास है एक डीएनए पॉइंटर, देखो मेरे पास मेरा रेड कलर का पॉइंटर, तो ये देखो डीएनए है मेरे पास, ये डीएनए के ऊपर एक आरएनए पॉलीमरेज है जो एमआरएनए को सिंथेसिस कर रहा है। देखो ग्रीन कलर में एक एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है और उसी के ऊपर आके राइबोसोम ने बाइंड कर लिया और अमीनो एसिड एक एक करके सिंथेसिस कर रहा है। देखो यहाँ से अमीनो एसिड भी निकल रहा है एक एक करके, वो स्नेक की तरह, सांप सीढ़ी खेलते थे ना पहले बचपन में, तो वैसे साइमल्टेनियसली हो रहा है। और फिर देखो कुछ कुछ टाइम के बाद, मतलब सम मिनट्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, कुछ दूरी तक उसने मूव किया, देखो देखो मूव किया, यहाँ से यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, एमआरएनए देखो और भी लंबा हो गया, मतलब सिंथेसिस हो रहा है एमआरएनए, तो इसलिए लंबा हो गया, अपने आप तो नहीं होगा। और ये राइबोसोम भी पहले यहाँ पे था, मतलब पहले यहाँ पे था, फिर इस साइड में मूव कर दिया, इस साइड में चला गया वो, मतलब वो भी मूव कर रहा है एक्चुअली। जैसे जैसे एमआरएनए लंबा हो रहा है, राइबोसोम भी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक एक करके अमीनो एसिड सिंथेसिस कर रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली कैसे हो पा रहा है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं होता, क्यों? इसका रीजन है, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो उनका प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ एक साथ एक ही साइटोप्लाज्म के बीचों बीच अंदर ही होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में देयर आर डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेलीज, like nucleus, like Golgi bodies, like mitochondria, like different things। तो इसलिए सिस्टमेटिकली वो होता है यूकैरियोट्स में, पहले न्यूक्लियस में सिंथेसिस हुआ, मैच्योर एमआरएनए बना, फिर न्यूक्लियस से ऐसे एरोप्लेन की तरह बाहर गया, बाहर जाके साइटोप्लाज्म में उसने सिंथेसिस स्टार्ट किया राइबोसोम से जाके बाइंड होने के बाद। क्लियर? क्लियर। ओके, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, सेम इलस्ट्रेशन जो मैंने पहले भी बोला है। देखो ये है रेड कलर में मेरे पास न्यूक्लियस, ये है रेड कलर में मेरे पास न्यूक्लियस, यहाँ ये है एक प्री एमआरएनए, प्री एमआरएनए जो जिसका अभी अभी ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, जिसका अभी अभी ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। प्री एमआरएनए बना एक मैच्योर एमआरएनए, छोटा हो गया। हम लोग जानते हैं प्री एमआरएनए जब मैच्योर एमआरएनए कन्वर्ट होगा तब वो छोटा हो जाएगा साइज में। क्यों छोटा होगा? क्योंकि उसका स्प्लाइसिंग होता है, जो रीजियंस एसेंशियल नहीं होते
कौन से रीजन एसेंशियल नहीं होते? इंट्रॉन्स। तो वो इंट्रॉन्स रीजन कुछ होते हैं। अयंतिका समझ में आ रहा है शायद, समझने की कोशिश करो थोड़ा कि प्री mRNA जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद प्री mRNA बनता है, वो प्री mRNA में एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे होता है, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे ऐसे रीजन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो इंट्रॉन रीजन प्रेजेंट रहते हैं वो इंट्रॉन रीजन्स को कट किया जाता है प्री mRNA से, और कट करके उसको निकाल दिया जाता है, और एक्सॉन के जो रीजन्स होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है एक साथ। तो इंट्रॉन रीजन्स अगर निकल जाता है तो प्री mRNA ऑब्वियसली is going to be shorter than pre-mRNA. Mature mRNA is going to be shorter than pre-mRNA, क्योंकि pre-mRNA का mRNA के पास 10 एक्सॉन भी है, 10 इंट्रॉन भी है, लेकिन mRNA के पास ओनली 10 एक्सॉन ही प्रेजेंट है। अभी वो मैच्योर mRNA मूव किया, ये देखो ब्लैक कलर में होल किया है मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस में, ये होता है न्यूक्लियोपोर। ये न्यूक्लियोपोर से मूव किया mRNA, और फिर ये देखो यहाँ पे ER, हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाजू में ही ER प्रेजेंट रहता है, अटैच हुआ रहता है। तो वो ER में बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ऐसे वायलेट कलर में या फिर पर्पल कलर, जो भी बोलो। तो ये पर्पल कलर में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इनके पास चला गया ये ग्रीन कलर का mRNA, और फिर ऐसे बाइंड कर गया इसके साथ। तो ये होता है यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है ही नहीं। प्रोकैरियोट्स में सेल के साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ एक साथ होता है। ओके, तो अगर एकदम शॉर्ट में अगर हम देखें कि होता क्या है, ओवरव्यू ऑफ द इवेंट्स हम अगर देखें, ओवरव्यू ऑफ द इवेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन, द राइबोसोम साइकिल। पहले हमारे पास होता है एक mRNA। ओके, mRNA का इसके पास एक स्टार्ट साइट और इसके पास एक स्टॉप साइट प्रेजेंट है। ये mRNA अभी जाएगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाएगा, ये हमें पता है। कैसे बाइंड होता है? वो 16S rRNA से बाइंड होता है, अभी हमने देखा। तो बाइंड होने के बाद एक इनिशिएटेड tRNA यहाँ पे आके बाइंड करता है, और इस इनिशिएटेड tRNA के पास एक अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है। देखो एक छोटू सा अमीनो एसिड, छोटू सा अमीनो एसिड कौन है? नन अदर देन मिथियोनिन। फर्स्ट tRNA आया मिथियोनिन को लेके। ये कैसे होता है पता है? ये रैंडम प्रोसेस है एक्चुअली, तुम लोगों को पता नहीं होगा शायद, कि मतलब सोच रहे हो कि कैसे हो रहा है ये सब। ये हो रहा है कैसे? ये पूरा का पूरा रैंडम प्रोसेस होता है। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा हाथ देखो। ओके, मेरे हाथ पे फोकस करो, ये हाथ में मेरे पास है शायद मान लो 3 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, AUG। तो ये AUG जो न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कोडॉन प्रेजेंट है, किसके ऊपर? mRNA के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो प्रेजेंट है, ये कोडॉन प्रेजेंट है AUG mRNA के ऊपर। अभी इस कोडॉन के ऊपर एक एक करके tRNA आएगा, मतलब ऐसा tRNA जिसके एंटीकोडॉन में UAG है, जिसके एंटीकोडॉन में AUG है, जिसके एंटीकोडॉन में GAU है, जिसके एंटीकोडॉन में UUU है, जिसके एंटीकोडॉन में वो निचला वाला जो पार्ट क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर अभी दिखाया, tRNA के नीचे एंटीकोडॉन में GGG है, AAA है, UUU है, कुछ भी है, रैंडम थिंग्स है। तो ऐसे बहुत तरीके के tRNA हो सकते हैं जिनके एंटीकोडॉन में रैंडम सीक्वेंस प्रेजेंट है। वो 3 न्यूक्लियोटाइड कुछ भी हो सकता है। एक रैंडम tRNA पकड़ लो सेल के बीच से, रैंडम न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तुम्हें वहां पे एंटीकोडॉन में एंटीकोडॉन लूप में। तो वैसे ही रैंडम बहुत सारे tRNA आता है। अभी सपोज मान लो मेरे पास mRNA में यहाँ पे है AUG, तो इसके ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा? AUG का A के ऑपोजिट होगा U के ऑपोजिट होगा A, तो फिर UAC। G है, G के ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री होगा C न्यूक्लियोटाइड, तो फिर UAC।
जिस टीआरएनए का एंटीकोडन में, जिस टीआरएनए के एंटीकोडन में, एंटीकोडन लूप में UAC प्रेजेंट है, वही टीआरएनए आके बाइंड कर सकता है यहाँ पे, और दूसरा कोई भी टीआरएनए आके बाइंड नहीं कर सकता। और जो टीआरएनए के पास वो सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है कॉम्प्लीमेंट्री टू AUG स्टार्ट कोडॉन, वही टीआरएनए के पास मिथियोनिन प्रेजेंट रहता है। आ रहा है दिमाग में, समझ में आ रहा है? मतलब देखो प्रोसेस क्या होता है, टीआरएनए के पास रैंडम सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, रैंडम सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है एंटीकोडन में, और वही रैंडम सीक्वेंस के बेसिस पे अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है उसके हाथ में, ओके, उसके हाथ में। और यही साइंटिस्ट ने बाद में निकाला है खोज के कि कौन सा एंटीकोडन का सीक्वेंस के पास, मतलब एक टीआरएनए उसका सीक्वेंस अगर AAA ऐसा हुआ तो उसके हाथ में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है। एक रैंडम टीआरएनए साइंटिस्ट ने पकड़ा, उसके टीआरएनए में, टीआरएनए के एंटीकोडन में नीचे 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, एक रैंडम न्यूक्लियोटाइड GUG। तो ये GUG एंटीकोडन जिस टीआरएनए के पास प्रेजेंट है सेल के अंदर, उस टीआरएनए के हाथ में वही अमीनो एसिड रहता है। आया समझ में? हाँ दादा। ओके। रोशनी, अवंतिका, दीपक, वो सेम केस है, वो समझ में नहीं आया। ऑपोजिट वाला समझ आया, सेम केस, लाइक सेम बेस पेयर, नहीं बेस पेयर नहीं, अमीनो एसिड्स। अरे बाबा देखो, आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। कोई भी रैंडम फॉरेनर आ रहा है, फॉरेनर को मान लो साइंटिस्ट, इंडियंस जो भी है वो है टीआरएनए, हम लोग टीआरएनए हैं इंडियंस। एक फॉरेनर आ रहा है साइंटिस्ट हम लोगों के ऊपर रिसर्च करने के लिए, वो अगर कोई भी रैंडम आदमी को पकड़ता है इंडिया से, तो फिर उसका हेयर कलर ब्लैक ही होगा जनरली, उसका बॉडी या फिर स्किन कलर ऑलमोस्ट सेम ही होगा इंडियंस का जैसा होता है। हाँ, तो एक पैटर्न है। वो अगर कोई भी रैंडम आदमी को पकड़ता है, सपोज मान लो पंजाब से, तो फिर हाई चांसेस है कि वो आदमी पंजाबी है। वो अगर रैंडम एक आदमी को पकड़ता है साउथ इंडिया से, या फिर कोई भी मान लो केरला से, तो फिर हाई चांसेस है, 99.9% चांसेस है कि वो आदमी मलयाली होगा, मलयालम बोलता है वो साउथ इंडियन के साथ साथ, मतलब साउथ इंडियन तो है ही लेकिन मलयाली है वो, हाई चांसेस होगा। तो वैसा ही है, साइंटिस्ट ने पकड़ा कि ये एंटीकोडन जिस टीआरएनए के पास रहता है, उस टीआरएनए कौन से अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है, उसके हाथ में कौन सा अमीनो एसिड रहता है। वो टेबल देखो ना, यहाँ पे जो टेबल दिखाया था मैंने कोडॉन चार्ट में, okay. I think my internet is slow. Okay, एक सेकंड है। ओके, आवाज और पिक्चर क्लियर ना मेरा? आपका पिक्चर फ्रीज हो चुका है।
पिक्चर फ्रीज हो चुका है, एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ, एक मिनट रुको। Okay, am I visible? Am I audible? Both? हाँ अभी ठीक आ रहा है, क्लियर। ओके ओके ओके। तो अभी ये कोडॉन चार्ट देखो ध्यान से, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो बोलो, क्योंकि मैंने सेटिंग्स थोड़ा चेंज किया है मेरा नेटवर्क का, तो जिस सेटिंग्स में लगा है तो इस सेटिंग में प्रॉब्लम आता है एक्चुअली, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम आता है तो बोलना। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो कोडॉन चार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अच्छा मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट में करता हूँ। तो अभी देखो मेरे पास है एक कोडॉन चार्ट, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ये कोडॉन चार्ट को। ओके, तो ये जो कोडॉन चार्ट है ना, इसको ध्यान से देखो, और तो फिर आसानी से समझ में आएगा इस कोडॉन चार्ट से। दिखाई दे रहा है आई गेस सबको? okay? अगर नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई दे नहीं दे रहा, मुझे देख नहीं पा रहे हो या फिर सुन नहीं पा रहे हो तो बोलो। तो हमारे पास है एक कोडॉन का ये टेबल पूरा चार्ट। तो सपोज मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे है मेरे पास UUU और UUC, ये दोनों एंटी कोडॉन, ये दोनों नॉट एंटी कोडॉन एक्चुअली कोडॉन, ये दोनों कोडॉन फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ओके, तो अभी देखो ध्यान से देखना, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये UUU और UUC फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड करके एक है, एक अमीनो एसिड जिसको कोड करता है, मतलब जिसको सिंथेसिस करता है। मतलब मेरे पास है एक mRNA, मेरे पास है एक mRNA, ये है मेरे पास एक mRNA, ये mRNA के ऊपर सपोज मान लो एक कोडॉन प्रेजेंट है, एक कोडॉन प्रेजेंट है यहाँ पे UUU डॉट 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 कुछ भी रह सकता है आजू बाजू में। ओके, तो ये mRNA में प्रेजेंट है UUU, ये कोडॉन प्रेजेंट है, दिस इज अ कोडॉन, दिस इज अ कोडॉन। अभी इसके ऊपर आके बैठेगा एक tRNA, एक tRNA ऐसा। मैं पूरा का पूरा tRNA का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं अब, मतलब ध्यान से देख लो समझ में आ जाएगा। ये है एक tRNA, दिस इज अ tRNA, ओके, दिस इज अ tRNA। अब ये जो tRNA है, tRNA का जो एंटी कोडॉन प्रेजेंट होता है इसके ऊपर यहाँ पे, ओके, ऐसा कुछ सपोज देख लो, यहाँ पे एक 3 एंटी कोडॉन रहता है, मतलब एक एंटी कोडॉन रहता है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है। तो इसके ऊपर UUU, इसका ऑपोजिट कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? ऑब्वियसली A, ट्रिपल A ट्रिपल A। तो ये ट्रिपल A जिस tRNA के पास होता है, ये 5 प्राइम और ये होता है 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम साइड पे प्रेजेंट रहेगा एक अमीनो एसिड,
एक अमाइनो एसिड, कहाँ गया अमाइनो एसिड, हाँ ये रहा हमारा अमाइनो एसिड, ये रहा हमारा अमाइनो एसिड, ये हमारा अमाइनो एसिड हो गया। ओके, ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड ब्लैक कलर में। तो ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड सपोज मानो कि ये है वही अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन। हाँ या तो ये होगा या फिर ऐसा एंटीकोडन प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे बोला था यू 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 और यू यू सी, तो फिर यू यू सी का ऑपोजिट होगा ए ए जी। तो जिस टीआरएनए के पास ए ए ए प्रेजेंट है या फिर ए ए जी प्रेजेंट है एंटीकोडन में, वही टीआरएनए आके यू 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 से बाइंड कर सकता है या फिर यू यू सी से बाइंड कर सकता है। सपोज रैंडमली मानो राइबोसोम यहाँ पे चल रहा है, राइबोसोम है हमारे पास, राइबोसोम भैया, ये राइबोसोम भैया है हमारे। तो ये जो राइबोसोम भैया है, ये राइबोसोम भैया क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, ध्यान से चल रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, ये आगे जा रहा है। आगे जाते जाते क्या होगा, यहाँ पे यू 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 एक सीक्वेंस आ गया, रैंडमली आ गया एमआरएनए के ऊपर। तो ये यू यू के ट्रिपल यू के ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा ए ये वाला। तो वही टीआरएनए आके यहाँ इससे बाइंड कर सकता है। और साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला है कि जिस टीआरएनए के पास ट्रिपल ए एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहता है, उस टीआरएनए के हाथ में फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट रहता है। और इधर दिस और यूयूसी कोडॉन भी आ सकता है रैंडमली एमआरएनए के ऊपर। तो वो यूयूसी भी अगर आ जाए तो यूयूसी के ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा एएजी, ये वाला नीचे मैंने ड्रॉ किया है एएजी। तो ये एएजी ही तो यूयूसी से बाइंड कर सकता है आके। तो ये एएजी एंटीकोडॉन जिस टीआरएनए के पास प्रेजेंट रहता है, उस टीआरएनए के पास फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। ये पता चला है आफ्टर रिगरस रिसर्च। आया समझ में आया? हाँ हाँ ओके अवंतिका, ओके तो अभी देखो, ये जो राइबोसोम है बहुत मतलब अच्छा चीज है। क्यों अच्छा चीज है? क्योंकि ये राइबोसोम के पास 3 अलग अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट रहता है। जैसे रेल में कंपार्टमेंट रहता है, एसी फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर, जनरल कोचेस, तो वैसे ही 3 कोच प्रेजेंट रहता है। 3 कोच है राइबोसोम के पास। कौन कौन से कोच है? एपीई। कैसे याद रखोगे नाम? एप, एपीई, एप फॉर बंदर, प्राइमेट्स। ओके, तो ये एपीई एप, ए होता है एंट्री साइट, जहां से टीआरएनए एंट्री लेता है, और फिर टीआरएनए मूव करता है पॉलीपेप्टाइड चेन जहां पे सिंथेसिस होता है उस साइड पे, मतलब बीच वाला, मतलब पी मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन। ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉलीपेप्टाइड चेन हर वक्त इस पी साइड से बाइंड हुआ रहता है। मतलब जो टीआरएनए इस पी साइड पे प्रेजेंट रहेगा कोई भी टाइम पे, तुम स्टॉप वॉच लगा लो, स्टॉप वॉच लगा के सेल के अंदर देखो कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 2 घंटे बाद, हर वक्त जब भी ट्रांसलेशन होगा, जो सिंथेसिस होता है अमीनो एसिड चेन का, वो अमीनो एसिड चेन ये पी साइड से जुड़ा हुआ रहता है।
that is not connected to E site or A site, that is always connected to the chain. The amino acid chain always remains connected to the P site, the tRNA which bind to the P site at that time. क्या होता है, एक टीआरएनए आता है, एक टीआरएनए ऐसे आता है, पॉइंटर देखो मेरा, एक टीआरएनए ऐसे आएगा, उड़ के आएगा, ऐसे उड़ के आएगा, सुपरमैन की तरह आया, ए साइड पे बाइंड किया. कहां पे बाइंड किया? सपोज मानो मैंने बोला मिथियोनिन, तो फिर यहाँ पे एयूजी है, ये एमआरएनए के ऊपर यहाँ पे एयूजी है, ये एयूजी है ग्रीन कलर में एमआरएनए के पास, और ये एयूजी हो गया ए साइट हमारा. तो ये एयूजी के ऊपर जो ए साइट है अभी यहां पे आके बाइंड किया टीआरएनए ने बाइंड कर गया एयूजी के साथ. अभी उसके हाथ में एक अमीनो एसिड रहेगा, यहाँ पे एक अमीनो एसिड रहेगा, ऐसा एक टीआरएनए आके बाइंड किया ऐसा, और इसके ऊपर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है ऐसा. अभी राइबोसोम थोड़ा मूव करेगा, मतलब चलेगा, वो एक स्टेप चलेगा. एक स्टेप चलने के बाद राइबोसोम यहाँ पे चला जाएगा, मूव करेगा. मतलब वो अगर मूव करता है तो क्या होता है, ये टीआरएनए तो वैसे का वैसा वहां पे ही है, लेकिन राइबोसोम ने मूव किया इस साइड पे, एक स्टेप मूव किया, तो फिर ये टीआरएनए अपने आप पी साइड पे शिफ्ट हो गया. आया ना समझ में? देखो पहले मेरे पास है ई साइट, पी साइट और ए साइट, 3 साइट प्रेजेंट है मेरे पास. ओके, ये है एक राइबोसोम, यहाँ पे टीआरएनए बाइंड करता है, और अगर राइबोसोम एक स्टेप आगे मूव करता है, तो क्या होता है, वो टीआरएनए वैसे का वैसा वहां पे ही रहता है. मैं मार्क कर रहा हूं, हाँ, ये मार्किंग पॉइंट है, देखो ये मार्किंग पॉइंट है, रेस हो रहा है, ये मार्किंग पॉइंट है, रेस हो रहा है, ये मार्किंग पॉइंट है. टीआरएनए वैसे का वैसा वहां पे ही है, लेकिन राइबोसोम ने मूव किया, ए साइट पे बाइंड हुआ था, अभी वो पी साइट पे ऑटोमेटिकली आ गया टीआरएनए. और अभी अगर राइबोसोम फिर एक स्टेप आगे चलेगा तो फिर वो टीआरएनए ऑटोमेटिकली ई साइट पे शिफ्ट हो जाएगा. मतलब ये है मेरे पास एक एमआरएनए, ये है मेरे पास एक एमआरएनए, ये मेरा पेन है, मेरा एमआरएनए. ये जो मेरा एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए के ऊपर है एक राइबोसोम, ये मेरा हेडफोन है, ये मेरा राइबोसोम मान लो. तो अगर ये राइबोसोम के ऊपर यहाँ पे है सपोज मानो ए साइट, पी साइट और ई साइट, ए पी ई, एमआरएनए वैसे का वैसा है, यहाँ पे टीआरएनए आके बाइंड किया, टीआरएनए ने बाइंड किया ऐसा ए साइट पे, ये है ए साइट पे टीआरएनए बाइंड किया. राइबोसोम अगर मूव करता है ऐसे, ई साइट में चला आया ना टीआरएनए, लेकिन टीआरएनए तो वैसे का वैसा वहां पे ही था बाइंड होके. राइबोसोम मूव कर रहा है, टीआरएनए एमआरएनए सब वैसे का वैसा वहां पे ही है, स्टिल मूर्ति की तरह. आया समझ में? आया? तो साइट शिफ्ट हो रहा है, टीआरएनए ए साइट पे था, पी साइट पे चला आया. तो ये जो टीआरएनए पी साइट पे चला आया, पॉइंटर देखो फिर से, पी साइट पे चला आया, राइबोसोम ने मूव किया, पी साइट पे चला आया. ओ सॉरी, ध्यान से पढ़ाई में मन दो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये सब. ओके, तो पी साइड पे ये टीआरएनए जब शिफ्ट हो गया तब क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला जो टीआरएनए था मिथियोनिन का, वो चलाया ई साइड पे. मतलब ये है फर्स्ट टीआरएनए जो मिथियोनिन को लेके आता है, अमीनो एसिड को, मिथियोनिन अमीनो एसिड को,
और ये है सेकेंड अमीनो एसिड। मिथ्योनिन के बाद भी तो कोई अमीनो एसिड आएगा, मतलब टीआरएनए लेके आएगा कोई अमीनो एसिड को। तो फर्स्ट मिथ्योनिन आके बाइंड किया ए साइड पे, और राइबोसोम जब मूव किया थोड़ा, तब एक और टीआरएनए आके यहाँ पे बाइंड किया ए साइड पे, क्योंकि फर्स्ट टीआरएनए तो पी साइड पे शिफ्ट हो गया, तो ए साइड तो अभी वैकेंट है, ए साइड तो खाली है, खाली हो गया, तो ए साइड पे टीआरएनए आ गया। जो नेक्स्ट कोडॉन रहेगा उस कोडॉन के ऑपोजिट जो एंटी कोडॉन रहेगा, वो एंटी कोडॉन जिस टीआरएनए के पास रहेगा वो टीआरएनए आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा ए साइड पे, क्योंकि फर्स्ट मिथ्योनिन वाला टीआरएनए तो आ गया पी साइड पे, तो ए साइड पे सेकेंड टीआरएनए आके बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद क्या होगा, ये या इसके पास एक होगा मिथ्योनिन अमीनो एसिड, इसके पास शायद होगा एक दूसरा अमीनो एसिड, सपोज मान लो एलानिन, एलानिन अमीनो एसिड होगा इसके पास सेकेंड वाला टीआरएनए के पास। ये सेकेंड टीआरएनए और ये बीच वाला जो टीआरएनए है फर्स्ट टीआरएनए, ये फर्स्ट और सेकेंड टीआरएनए ने मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, दो अमीनो एसिड के बीचों बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, और फिर राइबोसोम फिर शिफ्ट हुआ, एक स्टेप आगे बढ़ा। तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट जो मिथ्योनिन लेके आया था जो टीआरएनए, वो चलाया ई साइड पे, मतलब एग्जिट साइड पे, मतलब वो अब चला जाएगा, वो बोलेगा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। और बीच वाला अमीनो एसिड, मतलब बीच वाला टीआरएनए क्या करेगा, बीच वाला टीआरएनए वो पेप्टाइड चेन को कैरी करेगा। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्लास का एक्चुअली लेक्चर। मैंने पूरा रिवीजन ही किया, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के बारे में। अगर हम थोड़ी देर के लिए आज ये स्टार्ट करें ट्रांसलेशन पार्ट 2, आज मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा ट्रांसलेशन पार्ट 2, नेक्स्ट क्लास में ही जाना होगा। ओके, तो ट्रांसलेशन पार्ट 2 अगर हम देखें तो ट्रांसलेशन पार्ट 2 में ये वही सेम पिक्चर है। अवंतिका को मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा स्पेशली बोल रहा हूँ कि ये सब देखो, ध्यान से पढ़ना होगा तुम्हें। ओके, जो क्लासेस हो गया है एटलीस्ट ट्रांसलेशन से शुरू करो। ट्रांसलेशन ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है तो इसलिए ट्रांसलेशन से ही शुरू करो पढ़ना, वाटसन बुक से। अगर पीडीएफ लगे, कुछ भी चाहते हो, नहीं है, नोट्स नहीं है, बुक नहीं है, तो मुझसे मांग लो या फिर कोई किसी और से मांग लो पहले, अगर उसके पास हो तो। टिकटॉक, रोशनी और भी बहुत सारे लोग हैं बैच में, तो उनसे मांग लो। ओके, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है 80S, उसका हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज सब यूनिट 60S, एक स्मॉल सब यूनिट 40S। 40S के पास क्या क्या प्रेजेंट रहता है, 18S आरएनए, 18S राइबोसोमल आरएनए और 33 प्रोटीन्स, 33 काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल सब यूनिट के पास। यूकैरियोटिक राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, यूकैरियोटिक राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट के पास कौन कौन से आरएनए प्रेजेंट रहता है, 5.8S आरएनए, 5S आरएनए, 28S आरएनए और 49 तरीके के प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं इस सब यूनिट में। ये पिक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। जो चीजें ना एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या फिर हॉट टॉपिक रहते हैं, मैं बोलता हूँ तब वो नोट डाउन करो या फिर याद रखो, एटलीस्ट दिमाग में लिख के रखो कि ये भैया ने बोला है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर हर साल। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं पता है, यहाँ से सिंपल मैच द कॉलम क्वेश्चन आते हैं। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, लाइक एक दे देगा तुमको कि 18S आरएनए, 5.8S आरएनए, 5S आरएनए, और यहाँ पे दे देगा दूसरे साइड पे मैच द कॉलम के कॉलम बी में कि लार्ज सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए, यूकैरियोटिक राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो तुम्हें पता होना चाहिए मैच द कॉलम खेलने के लिए वहां पे कि वो 18S आरएनए किसका पार्ट है। 18S आरएनए लार्ज सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक का पार्ट है, या फिर स्मॉल सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम का पार्ट है, या फिर स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का पार्ट है, या फिर
लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो 18S rRNA। तो ये पता होना चाहिए। आया समझ में क्वेश्चन कैसा आता है यहां से? हाँ ओके, राइबोसोम साइकिल मैंने पहले ही दिखाया। अच्छा, ये भी दिखाया है, ये कोई ज़रूरत नहीं, ये सब देख लेना। मैं डिटेल में जहाँ जहाँ कुछ लिखा होगा ये लिखने में मैं नहीं जाऊँगा, ये तुम लोगों को पढ़ने के लिए होगा। तुम लोग पढ़ो, बुक से पढ़ो, पहले नोट भी पढ़ लो फिर बुक पढ़ना। ओके, राइबोसोम हैज 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट। एक होता है ए फॉर अमाइनो साइलेटेड टीआरएनए, अमाइनो साइलेटेड टीआरएनए, पी फॉर पेप्टिडाइल टीआरएनए, ई फॉर अनचार्ज टीआरएनए। मतलब कौन कौन से साइट पे कैसे टाइप का टीआरएनए प्रेजेंट रहता है। ओके, ए साइट पे पहले आता है अमाइनो साइलेटेड टीआरएनए, मतलब उसके हाथ में अमाइनो एसिड है। एक बच्चा आता है 2 साल का बच्चा जिसके हाथ में बॉल है, वो बच्चा बहुत खेल रहा है बॉल के साथ, वैसे ही टीआरएनए खेल रहा है अमाइनो एसिड के साथ। वो टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके बाइंड करता है ये वाले ए साइट पे। बच्चा खेल रहा है बॉल लेके, बहुत खुश है। लेकिन जब राइबोसोम मूव करता है एक बार, तो वो पी साइट पे पहुंच जाता है, वही टीआरएनए पी साइट पे पहुंच जाता है और फिर उसको उसके अमाइनो एसिड को दे देना पड़ता है। किसको दे देना पड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है, और जो सिंथेसिस हो रहा है, जो अमाइनो एसिड का चेन सिंथेसिस हो रहा है ये पी साइट पे, उस चेन में दे देना पड़ता है उस अमाइनो एसिड को। मतलब वो बच्चे को वो बॉल दे देना पड़ता है किसी और को। तो वो अभी बहुत रो रहा है, अरे मेरा बॉल चला गया, 2 साल का बच्चा बहुत रो रहा है। और फिर अनचार्ज टीआरएनए, मतलब ये ई साइड पे जो टीआरएनए प्रेजेंट रहता है वो अनचार्ज होता है। अनचार्ज क्यों? चार्ज मतलब जिसके हाथ में अमाइनो एसिड है, अनचार्ज मतलब जिसके हाथ में अमाइनो एसिड नहीं है, जिसका हाथ खाली है, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास अमीनो एसिड नहीं है, तो वो होता है अनचार्ज टीआरएनए। ओके, तो ये अनचार्ज टीआरएनए प्रेजेंट रहता है ई साइट पे। तो फेट समझ में आ रहा है ना, पूरा का पूरा सीक्वेंस। पहले अमीनो एसिड आता है ए साइट पे, राइबोसोम मूव करता है, पी साइट पे चला जाता है। वो पी साइट पे वो अमीनो एसिड को लेके, मतलब उसको कैरी करता है, अमीनो एसिड को कैरी करता है, और फिर से जब सेकेंड टीआरएनए ए साइट पे आके बाइंड करता है, वो इस अमीनो एसिड चेन को दे देता है ए साइट पे प्रेजेंट हुआ वो टीआरएनए को दे देता है, ले भाई तू ले। पी साइट पे जो टीआरएनए है वो ए साइट पे जो टीआरएनए सेकेंड टाइम आया, उसके बाद आया, उसको बोलता है भाई मेरे पास बहुत बड़ा एक चेन है अमीनो एसिड का, मुझसे नहीं संभाला जा रहा, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं ई साइट पे जाने वाला हूँ, तू संभाल इसको, तू ले ले, मुझे जरूरत नहीं है ये चेन का। तो वो पूरा का पूरा चेन को दे देता है ए साइट पे प्रेजेंट टीआरएनए को। और फिर राइबोसोम एक और स्टेप आगे जाता है, और फिर वो पी साइट पे जो टीआरएनए रहता है, वो मतलब जिसने अमीनो एसिड चेन को दे दिया ए साइट पे, ए साइट के भैया को कि भाई तू ले ले पूरा का पूरा चेन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाना है ई साइट पे। तो राइबोसोम जब एक और स्टेप आगे बढ़ेगा तो वो चला जाएगा ई साइट पे, और फिर वो डिटैच हो जाएगा, दिन बाहर चला जाएगा, वो राइबोसोम से डिटैच हो जाएगा। और ए साइट पे जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पी ने ए को दे दिया, फिर राइबोसोम जब मूव करेगा तो वो पी साइट पे आ जाएगा फिर। ओके, ये सब हमारा हो गया है एक्चुअली। ओके, जो टीआरएनए फर्स्ट आता है यूएजी के ऑपोजिट यूएसी एंटीकोडॉन को लेके, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटेड टीआरएनए। इनिशिएट करता है तो इसलिए इनिशिएटेड टीआरएनए। ओके, अभी ध्यान से देखो, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, इजी है सीक्वेंशियल प्रोसेस। ओके, इजी है, नॉट दैट मच टफ। ओके, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता कैसे, मतलब सीक्वेंस वाइज होता क्या है। पहले
हमारे पास एक लार्ज सब यूनिट है। देखो 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 पहले देखो प्रोकैरियोट्स का हम बोल रहे हैं 50s और 30s प्रेजेंट है, तो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये राइबोसोम किसका है, ये प्रोकैरियोट का राइबोसोम है, नॉट यूकैरियोट का राइबोसोम। यूकैरियोट का राइबोसोम होता तो 50s नहीं होता, 60s होता। स्मॉल सब यूनिट 30s नहीं होता, 40s होता। तो ये 50s जो लार्ज सब यूनिट है, 30s जो स्मॉल सब यूनिट है, ये दोनों डिटैच हुए, अलग अलग सेपरेट हो गए। ओके, तो अभी शुरू हो रहा है ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट दोनों अलग अलग प्रेजेंट है। पहले इनिशिएशन फैक्टर IF3 इनिशिएशन फैक्टर initiation factor 3, this is a enzyme, ये enzyme initiated factor 3 initiation factor 3 IF3 ये आके E साइट पे बाइंड होता है, E साइट पे बाइंड होता है, E साइट पे बाइंड होता है। इसलिए क्या होता है E साइट पे बाइंड होने से, ई साइट पे बाइंड होने से लार्ज सब यूनिट जो होता है वो लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट से बाइंड नहीं हो पाता है, उसको इनहिबिट करता है ये IF3। क्लियर, ये क्लियर। हाँ IF3 रोक रहा है स्मॉल सब यूनिट से लार्ज सब यूनिट बाइंड होने से, दोनों को आपस में बाइंड होने से IF3 रोक रहा है। कैसे रोक रहा है, ई साइड पे उसने खुद बाइंड कर लिया है, इसलिए वो बाइंडिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। देन इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड इनिशिएशन फैक्टर 2 IF1 एंड 2 आएगा GTP को लेके, GTP मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP like GTP, ATP means adenosine triphosphate, GTP means गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन मतलब गुआनिन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसके अंदर, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो IF1 IF3 दोनों GTP को लेके आएंगे, आके कौन से साइड पे बाइंड करेंगे, ए साइड पे बाइंड करेंगे। देखो सिंपल स्टेप, IF3 पहले आएगा, ई साइड पे बाइंड करेगा लार्ज सब यूनिट ताकि बाइंड ना हो पाए यहां से। देन IF1 IF2 एंड GTP आएगा, GTP का हेल्प लेके IF1 एंड 2 आएगा, ए साइड पे बाइंड होगा, एंट्री साइड पे जहां पे tRNA फर्स्ट एंट्री लेता है। अभी जो फर्स्ट tRNA मींस इनिशिएटेड tRNA है ना, वो इनिशिएटेड tRNA और mRNA आपस में बाइंड करेंगे। कैसे, पहले mRNA बाइंड करेगा, स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करेगा। पता है कैसे बाइंड करेगा mRNA स्मॉल सब यूनिट से, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया, 16S rRNA से। यहाँ पे 16S rRNA होगा राइबोसोम के पास, ये P साइट पे यहाँ पे 16S rRNA प्रेजेंट रहेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये mRNA के ये ग्रीन वाला पार्ट से, लाइट ग्रीन वाला पार्ट से, जो एक्चुअली RBS साइट है एक। तो RBS साइट के पास एक स्टार्ट साइट भी प्रेजेंट रहता है, वो स्टार्ट साइट पे आके फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन tRNA, F-MET tRNA, F-MET tRNA मतलब फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन tRNA, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन tRNA। F-MET tRNA का फुल फॉर्म होता है, F-MET tRNA का फुल फॉर्म होता है फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन tRNA, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन tRNA। ओके, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन tRNA। तो ये फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन मतलब जिस tRNA के पास मिथियोनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसको हम फर्स्ट फॉर्माइलेटेड बोलते हैं, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन tRNA।
कि बाइंड हुआ है मिथियोनिन इसके साथ बॉन्ड बना के, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन टीआरएनए आके बाइंड करता है। देखो बाइंड किया कैसे, यहाँ पे कैसे बाइंड हो गया, पी साइड पे बाइंड हुआ, पी साइड पे बीचों बीच वाला साइड पे, पी साइड पे। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, स्मॉल सब यूनिट mRNA, tRNA, IF3, IF1, IF2, GTP, ये टोटल जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट मौजूद है, और ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट प्रोकैरियोट्स का क्या होता है, विद वर्ग यूनिट 30 होता है, 30S होता है। हमने लास्ट स्लाइड में देखा ये 30S ही है। तो ये 30S मतलब स्मॉल सब यूनिट का जो कॉम्प्लेक्स बनना था पहले, ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले, तो वो बन गया। तो इसलिए 30S का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? बाकी लोग बताओ। हाँ दादा। ओके, तो ये जो 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना, फॉर्म हुआ, ये हुआ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, फर्स्ट पार्ट। अभी इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन इनिशिएशन हम देख रहे हैं। ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन का एक पार्ट हमने देखा, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। अभी हम देखेंगे 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया ऑलरेडी, ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद IF3 ने बोला भाई मेरा काम हो गया, tRNA ने बाइंड कर लिया है, अभी मैं जा रहा हूं, मुझे कोई काम नहीं है। ओके, तो मतलब शो स्टॉपर और फिर शो स्टीलर जो होता है, मॉडल आ गया है, एफ में tRNA आ गया है मिथियोनिन को लेके, मॉडल आ गया है, मैं चल रहा हूँ, मेरा काम हो गया, मैं फोटोग्राफर था, मेरा काम हो गया फोटो खींचना, मैं जा रहा हूँ। IF3 ने बोला, तो IF3 चल बसा, IF3 वहां से निकल लिया। IF3 निकलने के बाद तुरंत लार्ज सब यूनिट आके बाइंड कर लेता है यहां से। क्यों बाइंड कर लेता है? क्योंकि IF3 ने ही तो रोक के रखा था लार्ज सब यूनिट को बाइंड होने से। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा, रोक के रखा था IF3 ने ही बाइंड होने से इन दोनों को। IF3 जब निकल लिया तभी लार्ज सब यूनिट ने चांस लेके वहां से बाइंड कर लिया, वहां पे स्मॉल के साथ लार्ज ने बाइंड कर लिया। अभी लार्ज सब यूनिट यहाँ पे बाइंड हो गया। लार्ज सब यूनिट बाइंड होने के बाद एक एक करके सब लोग बोलेंगे अरे भाई चलो, दुल्हन आ गया था, दूल्हा भी आ गया, दूल्हा दुल्हन सब लोग आ गए हैं, अब हमारा काम खत्म, हम लोग चलते हैं। सब मेकअप आर्टिस्ट जो लोग थे, फोटोग्राफर सब चल लिए, भाई मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ, शादी खत्म, टाटा बाय बाय। तो लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, tRNA सबको लाके यहाँ पे रख दिया, हो गया काम खत्म, जा रहा हूँ। तो IF3 के जाने के बाद अभी IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2, IF1 GDP एंड PI। देखो GTP क्लीव होता है, GTP क्लीव होके GDP में कन्वर्ट होता है और एक एनर्जी मिलता है उसको, वही एनर्जी से ये लोग डिटैच होते हैं। मतलब यहाँ पे जो GTP प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जो GTP प्रेजेंट है, ये GTP का क्लीव होता है, क्लीवेज होता है। GTP क्लीव होके एक एनर्जी रिलीज होता है और वही एनर्जी रिलीज होने के वजह से ये इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 ये सब यहाँ से डिटैच हो पाते हैं। क्योंकि हमें पता है एक एनर्जी लगता है सेल के अंदर, अपने आप तो कुछ नहीं होता। तुम लोग अगर ना खाए पिए रहो एक हफ्ते तक, अगर एक हफ्ते ना खाए पिए रहो तो फिर हाथ भी नहीं हिला पाओगे ठीक से, टाटा भी नहीं कर पाओगे किसी को।
तो ये तो है सेल, सेल के अंदर एंजाइम्स, उनको भी तो चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वही जीटीपी से। जीटीपी क्या करता है? जीटीपी का क्लीवेज हो जाता है। जीटीपी को जब काट दिया जाता है तब वो जीडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक फॉस्फेट निकल जाता है जीटीपी से। केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है सबके पास, सबको केमिस्ट्री था क्लास 12 में 11 में, तो पता है कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने से एक एनर्जी रिलीज होता है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने से एक एनर्जी रिलीज होता है। तो वही जीडीपी के पास, जीटीपी के पास, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के पास ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट प्रेजेंट थे, 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट थे। तो 3 फॉस्फेट ग्रुप में से एक फॉस्फेट को अगर मैं काट देता हूं, मतलब एक बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ रहेगा वो फॉस्फेट, वो बॉन्ड को अगर मैं बीच में से काट देता हूं तो फिर जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी। पहले 3 फॉस्फेट था जीटीपी के पास, एक फॉस्फेट मैंने काट दिया बीच में से, तो एक फॉस्फेट अलग हो गया, यहाँ पे 1 चला आया और यहाँ पे 2, तो ये 2 वाला जो जिसके पास रह गया, ये 2 हो गया जीडीपी, और ये जो फॉस्फेट अलग हो गया ये हो गया पीआई फॉस्फेट। और इसको क्लीव करने की वजह से एक एनर्जी रिलीज हुआ, जिस एनर्जी के एब्जॉर्ब करने की वजह से इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, ये सब वहां से जा पाते हैं, मूव कर पाते हैं। मूव करने के लिए भी तो ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखो सारे एंजाइम चल बसे, सारे एंजाइम चले गए यहाँ से, सिर्फ लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, टीआरएनए और एमआरएनए रह गया यहाँ पे, सारे एंजाइम चले गए। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन। आया समझ में आया? अभी थोड़ा हम जस्ट 2 मिनट में कवर करेंगे, और तुम लोग ध्यान से घर में पढ़ना, सेल्फ स्टडी करो। अगर ना समझ में आए तो बाद में बताओ नेक्स्ट क्लास में मुझे। जल्दी जल्दी देखेंगे 2 मिनट के अंदर, ओके? कि यूकैरियोट में ये प्रोसेस क्या है। यूकैरियोट्स में हमने अभी तक देखा ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट कैसे होता है, बैक्टीरिया के सेल में कैसे ट्रांसलेशन इनिशिएशन होता है। अभी हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है ये प्रोसेस, मतलब हमारे शरीर में, हमारे सेल्स के अंदर कैसा टाइप का प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन इनिशिएशन के दौरान। इंटरेस्टिंग, देखते हैं चलो। फर्स्ट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे है जुड़ा हुआ आपस में। अभी क्या होता है, ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट अलग हो गया, अलग हो गया। अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारा एंजाइम आके यहाँ पे बाइंड कर गया। कौन कौन से एंजाइम? देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, EIF, EIF फॉर, ये जो EIF है ना, EIF देख रहे हो, E फॉर EIF फॉर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, ओके? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। अभी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A। कंफ्यूज मत होना, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 और 1A दोनों अलग है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, EIF1, EIF3, 5, 1A सब आके बाइंड करते हैं यहाँ पे, E साइड पे और A साइड पे बाइंड करते हैं। E साइड पे कौन कौन बाइंड करते हैं? 1 और 5। A पे करते हैं 1A और 3। ये होने के बाद एक टीआरएनए आता है मिथियोनिन कैरी करके, फिर से सेम। वो टीआरएनए कौन लाता है एक्चुअली? वो टीआरएनए को लाता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 लाता है उसको, वो टीआरएनए को।
कहां तक लाता है? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट तक लाता है, लाके पहुंचाता है वहां पे, जीटीपी को कैरी करता है वो एक साथ। अभी ये बन गया हमारा 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, देखो टीआरएनए सेम प्रोकैरियोट्स की तरह ही पी साइट पे आके टीआरएनए ने बाइंड किया, पी साइट पे बाइंड किया टीआरएनए सेम एज प्रोकैरियोट्स, और इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी के साथ बाइंड करके रखा है टीआरएनए के साथ। ओके, टीआरएनए के ऊपर बाइंड किया हुआ है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी को लेके, और यहाँ पे 1 और 5 ई साइट पे, 1A और 3 ए साइट पे प्रेजेंट है। तो फिर अगर तुम्हें क्वेश्चन आए एंट्रेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में कि 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से सब यूनिट्स या फिर पार्ट्स या फिर एंजाइम्स रहते हैं, पार्ट्स बताओ, तो फिर तुम्हारा आंसर होगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 5, 1A, 3। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ। अभी दूसरी जगह एक है, वहां पे क्या होता है, एक एमआरएनए। पहले प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि एमआरएनए डायरेक्ट आके बाइंड कर रहा है, डायरेक्ट एमआरएनए आके बाइंड कर रहा है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। लेकिन यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग होता है। कैसा प्रोसेसिंग होता है? देखो यहाँ पे है हमारा एमआरएनए, ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए में स्टार्ट कोडन तो ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेगा AUG, लेकिन उसके आगे अपस्ट्रीम डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में एक हेयरपिन लूप फॉर्मेशन होता है, हेयरपिन लूप, हेयरपिन की तरह दिखता है तो इसलिए हेयरपिन बोलते हैं, हेयरपिन लूप फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद एक एंजाइम आता है, ई एंजाइम, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर ई, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर ई, वो आके 5 प्राइम कैप में बाइंड कर जाता है पहले एमआरएनए से। ई बाइंड करने के बाद यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G और 4A आके बाइंड करता है, कहां पे? वही ई के साथ, हेयरपिन लूप और ई के बीचों बीच यहां पे बाइंड कर लिया। देखो पहले ई ने बाइंड किया एमआरएनए के 5 प्राइम डायरेक्शन में, फिर 4G 4A दोनों ने बाइंड किया ई के साथ यहां पे, फिर 4B आया, 4B सीक्वेंस याद रखो, E 4G 4A 4B, E 4G 4A 4B, 4B बाइंड किया इन सब के साथ। बाइंड करने के बाद क्या होगा? देखो ये जो बाइंड किया हुआ एमआरएनए है, इसके साथ बाइंड करेगा ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है ये एमआरएनए के साथ, जिस एमआरएनए के साथ ऑलरेडी बाइंड कर चुका है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर EGAB, E 4G 4A 4B। ओके, क्लियर? हाँ। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन इनिशिएशन कंप्लीट, यही है बस, यही इनिशिएशन बोलते हैं, इसी को इनिशिएशन बोलते हैं इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब क्या होता है ना, मतलब समझ लो ये ऐसा टाइप का प्रोसेस है, तुम लोग सब लोग भी जानते हैं कुकिंग तो मतलब बहुत सारे लोग करते भी होंगे। तो कुकिंग में क्या होता है, पहले हम लोगों को बाजार से सब्जी ये सब वगैरह 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 जो मसाला होते हैं सब कुछ पहले जमा करना होता है, मतलब स्टोर करना होता है। मेरे पास किचन में प्रेजेंट है कि नहीं, मैं तो दुकान से खरीदने नहीं जाऊंगा कुकिंग करते टाइम, पहले होना चाहिए मेरे पास, सब लाके रहना चाहिए। और फिर अगर मैं नॉन वेज कर रहा हूँ, चिकन कर रहा हूँ या फिर कोई भी पनीर कर रहा हूँ, कोई भी डिश कर रहा हूँ, तो उसको जो प्रिपरेशन रहता है पहले, मतलब जो मसाले मुझे लगेंगे कुकिंग के लिए, लाइक नॉन वेज के लिए मीट
या फिर पनीर या फिर कुछ भी जो लगता है वो मुझे पहले काटना होगा, आलू छीलना होगा, पील करना होगा और फिर उसको धोना होगा, काटना होगा साइज में, छोटे पीसेस में काटना होगा। तो ऐसे करना होता है, प्रिपरेशन रहता है कुकिंग के पहले और फिर कुकिंग होता है। तो दैट कुकिंग पार्ट इज द इलोंगेशन पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। इलोंगेशन मतलब कुकिंग हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इलोंगेट हो रहा है। और ये हुआ हमारा प्रिपरेटरी फेज। कुकिंग के पहले हमने सब इकट्ठा किया है एक साथ किचन में, आलू पील किए, उसको धोआ, उसको काटा छोटे छोटे पीसेस में। तो ये हो गया हमारा इनिशिएशन, जो तुम लोगों ने हमें अभी देखा, ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ओके, देखो स्टेप्स आर वेरी इजी एक्चुअली। मतलब याद रखने से ही हो जाएगा कि किसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद वो। ये याद रखना इजी है एक्चुअली, लेकिन याद रखना क्या इजी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स याद रखना। वो अगर कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम आता है। ये तो तुम रट्टा भी मार सकते हो कि अच्छा ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, बार बार मन में बोलो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अच्छा ये ऐसे ऐसे आता है और फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये तो हो जाएगा आसानी से, कोई भी याद रख पाएगा, याद रख लेगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं पहले बता रहा था, कोडॉन का, एंटी कोडॉन का, टीआरएनए का, कैसे बाइंड होता है, कैसे शिफ्ट होता है, वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं। क्यों एक साथ होता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में क्यों अलग अलग प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली नहीं होता। यहाँ से ही तो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे ही सब लोग ठोकर खाते हैं, यहाँ पे ही सब लोग अटक जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन ऑब्वियसली खत्म करेंगे, और किसी का कोई डाउट रहा, आई गेस बाकियों का जिनका सेमेस्टर चल रहा है सबका हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस ज़्यादा रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन खत्म कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। ओके, अगर